हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपनी एक पेंटिंग शेयर करने वाला हूँ जो कि लाइव होने वाली है इस जगह पे। तो ये एक नदी का किनारा है। इसमें मैं पानी भर भर के बस तैयार हूँ। और उसके बाद मैं देखता हूँ अपने सीन को किस तरह का है आसपास और कौन सी चीज़ मुझे बनानी है। तो मैं इस जगह को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेम डिसाइड करने के लिए तो मैं थंबनेल बना लेता हूँ या अपने स्केचबुक में, या फिर कई बार नहीं भी बनाता हूँ। तो इसका तो मैंने बनाया था, तो मैं दोबारा जब भी करूँगा तो आपको थंबनेल भी ज़रूर शेयर करूँगा। अभी तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके बनाता हूँ मैं, और अच्छे से डायरेक्टली ही स्केच करता हूँ। पहले हल्की ड्राइंग करके नहीं करता, पर ये भी हमेशा नहीं रहता। कभी जब जैसी ज़रूरत पड़ती है मैं उसी तरह का टेक्निक यूज़ करता हूँ। तो देखिए चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, तो फील बहुत अच्छा आता है। लाइव सबको करना चाहिए। एकदम ऐसा लगता है जैसे खो गए हो आप। किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती लाइव करते हो। पर फोटो रेफरेंस से करो तो उतना मज़ा नहीं आता है काम में। मेरे पास जब भी समय होता है मैं बस चला जाता हूँ। नदी के किनारे बैठो या फिर कहीं भी बैठो, पेड़ों के आसपास। सुबह का टाइम सबसे बढ़िया लगता है, तो ज़्यादातर सुबह ही आता हूँ मैं। कभी कभी शाम को भी आ जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये पहाड़ी जैसी है, उसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करा है। आज तो काफ़ी डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही हल्की ड्राइंग्स कर देता हूँ। तो मुझे लगता है अब इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है लगभग लगभग। और इसके बाद हम्म, तो चलिए अब इसको पेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो कलर डिसाइड करना होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं काम करते वक्त। कलर कौन सा चाहिए यहाँ पे, वॉश दूँ या नहीं दूँ। तो डिपेंड करता है पेंटिंग किस चीज़ के बारे में। इसको मैंने वॉश देने से स्टार्ट किया था, वो भी पूरे में नहीं दिया था अच्छे से। देखिए इसमें हल्का सा कलर है, पूरी तरह से पानी का नहीं है। ज़्यादातर मैं जैसे आसमान का ब्लू बनाना होता है तो मैं अल्ट्रा मरीन और साथ में वर्मिलियन यूज़ कर लेता हूँ। तो बहुत ही स्काई का बहुत अच्छा शेड आता है।
तो ये मैंने हल्का हल्का कलर दे दिया स्काई का। और नीचे में मैं देख रहा था कि स्काई जहाँ ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, पर नीचे थोड़ा सा वार्म कलर आ रहा था, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया। मेरे को रियलिस्टिक कलर्स यूज़ करने अच्छे लगते हैं, ना कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट टाइप। लैंडस्केपिंग ज़्यादातर मेरे लिए स्टडी है, मैं आर्ट वर्क की तरह नहीं देखता लैंडस्केप्स को। पर सबका अपना अपना रहता है कि वो किस लिए करते हैं। मैं ज़्यादातर कलर सीखने के लिए करता हूँ, और ड्राइंग वगैरह, और अच्छा भी लगता है। तो ये पानी का भी हल्का सा मैंने डाल दिया। देखिए, कुछ समय के लिए इसमें क्या रहता है, लाइव में हो तो आप मौसम के हिसाब से काफ़ी कुछ रहता है। अगर धूप है तो कलर जल्दी सूखेगा, और धूप नहीं है तो फिर सूखने में टाइम लगेगा। तो दोनों के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूखता ही नहीं है कलर, तो फिर आपको अपनी टेक्निक ही बदलनी पड़ जाती है। तो वेट ऑन वेट यूज़ कर लो, अच्छा रहता है उससे। लेकिन अगर धूप तेज़ है तो कलर जल्दी सूखेगा, और कलर अगर जल्दी सूख रहा है तो फिर आपको पैच वर्क करना बेटर रहता है। और जब तक कलर सूखता रहता है मैं और कलर्स के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये सुबह का समय है तो अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है, पर मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी कंप्लीट होती जाएगी ये पेंटिंग, वैसे वैसे धूप भी तेज़ होती जाएगी, और फिर कलर के सूखने का टाइम भी बदलता जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पेंटिंग करते। तो अब जैसे हल्का सा पानी सूखा तो मैं और कलर भी लगाना चालू कर दिया। ये कलर अभी फैल रहा है, तो वो काम का भी है। तो बस हल्के हल्के कलर से सजेस्ट कर रहा हूँ अभी पेंटिंग के लिए, ना कि एग्जैक्ट कलर्स डल रहे हैं। बस उसके आसपास के जो भी टोन सामने दिखाई देता है उसके आसपास का कलर डालता जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वॉश तो कंप्लीट कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं डाल रहा था वॉश के टाइम पे। ये हर बार अलग अलग रहता है, एक जैसा नहीं होता है कि मैं वॉश के साथ ज़्यादा चीज़ें करूँगा या फिर नहीं करूँगा। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा सूख भी गया है, तो इसलिए मैं वहाँ से पहाड़ वाला जो सबसे पीछे जो पहाड़ है, कूल कलर जिसमें दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा, वहाँ से काम स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पीछे से। तो वाटर कलर की सबसे अच्छी बात यही लगती है मेरे को कि कुछ खास रूल्स आपको नहीं मतलब फॉलो करने पड़ते। बस एक बार आप यूजुअल हो जाओ उसके साथ, मतलब घुल मिल जाओ, तो फिर आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि लाइट टू डार्क आओ या फिर कुछ, पर मेरे लिए वो खास इशू रहता नहीं है उस चीज़ का। मैं कई बार डार्क टू लाइट भी काम कर लेता हूँ।
उसमें भी अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं अपने ही खास। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज टाइप काम कर रहा हूँ मैं आज, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं करता। कई बार तो फ्लो फ्लो के साथ ही बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसमें भी अपना अलग मज़ा है, अपना अलग फील है, और इसमें भी अपना ही है। तो ये देखिए सबसे पीछे जो था वो काफ़ी ज़्यादा कूल कलर था, ब्लू के आसपास का, बहुत ज़्यादा ब्लू दिखाई दे रहा था माउंटेन्स में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं वार्म कलर्स भी मिक्स होते जा रहे हैं, साथ में कुछ जगह ग्रीन्स भी हैं हल्के फुल्के। तो वो भी मैं साथ साथ मिक्स करते हुए चल रहा हूँ। और वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स रहने नहीं वाली हैं, ये कलर्स हैं जो अलग अलग तरह के मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं दूर में। उनकी डिटेल्स नहीं पता चल रही वो कैसे हैं क्या हैं। और कुछ पतली पतली गलियां भी दिखाई दे रही हैं जो मैं ऐसे ही ब्रश से ढालता जा रहा हूँ। ये भी कुछ समय बाद ब्लर हो जाने वाला है, क्योंकि अभी कलर यहाँ पर का गीला है हमारा, तो वो ब्लर इफेक्ट ही अपने को चाहिए, तो वही कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, तो कलर रख दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कलर को लाइट कलर मतलब कूल कलर से वार्म की तरफ लाया हुआ है। माउंटेन देख सकते हैं, सबसे जो पीछे है वो पीछे लग रहा है, और जो आगे है उसमें डिटेल्स भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं। फिर मैंने अब इधर थोड़ा आगे का चालू कर दिया है, तो ये ज़्यादातर शैडो पार्ट में ही है, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहेगा। तो मैं वही डार्क कलर्स उठा रहा हूँ। डार्क के लिए ज़्यादातर बार्न साइना और अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। और जहाँ पर ग्रीनिश चाहिए रहता है वहाँ पर कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ग्रीन तरह का डार्क कलर मिलता है। अब ये पत्थर जो हैं काफ़ी आगे तक हैं, उसके बाद से पानी आगे स्टार्ट हो गया है। और पानी में देख रहा हूँ कि अभी जो है सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर में दिख रहा है, बहुत ही लाइट कलर है। लेकिन जो आगे वाला जो है वो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो वो थोड़ी देर से करूँगा मैं, पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डार्क है वो चीज़ें डालनी ज़रूरी है, कि ये शैडो एरिया में आ रहा है। तो अब मैंने शैडो वाला काम तो कंप्लीट कर दिया है, अब लाइट कलर में है जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं दूर, तो वो लाइट कलर्स में है और काफ़ी ज़्यादा वार्म कलर भी है उसमें। तो इसके लिए ऑकर येलो यूज़ कर लेता हूँ, तो पत्थर वाला जो दिखाई देता है कलर वो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है इससे।
कलर्स ज़्यादातर आसपास के ही रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रहते हैं। उसमें अल्ट्रामरीन ब्लू भी रहता है, बर्nt सियाना भी रहता है, साथ में ऑकर भी होता है। और जैसे ग्रीन भी बनाना है तो उसमें भी ऑकर येलो के साथ में कोबाल्ट ब्लू या फिर अल्ट्रामरीन यूज़ कर लेता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो अर्थली कलर्स है ना, वो सारी चीज़ें इन्हीं में से आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने पड़ते। अब कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर घास जैसी उगी हुई है, मतलब जो रिवर है उसके पास में ही ऊपर में घास जैसी एक लेयर है, तो वो भी उसका भी कलर कुछ ऐसा ही है, मतलब काफ़ी वार्म से कलर्स हैं और थोड़े डल भी हैं। तो मेरे को कुछ समय से ऐसा हो गया है कि डल कलर्स बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, कि मैं देखता हूँ कि जो डल कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं नेचर के साथ, जबकि जो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स वो ज़्यादातर दिक्कत ही आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन ज़्यादातर वाइब्रेंट कलर्स में आती है, तो वो चीज़ें अगर नेचर में कहीं पर पड़ी हुई दिख जाती हैं तो एकदम मूड ऑफ सा हो जाता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे ही कपड़ों का भी है, जो पहले नेचुरल चीज़ों से कपड़े बनते थे वो थोड़े नेचर के कलर के हिसाब से ही रहते थे, लेकिन अब जिस तरह के कपड़े बनते हैं जो सिंथेटिक बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स भी उसमें, मतलब चांस हो गया है कि वाइब्रेंट कलर्स भी उसमें आ जाए, तो वो इको फ्रेंडली होते भी नहीं है। तो वही कारण है कि मुझे डल कलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरा कहना ये है कि इको फ्रेंडली जो चीज़ होती है वही सबसे अच्छी होती है, सबके लिए अच्छी होती है। तो वो इसी तरह के कलर्स मैं अपने खुद के आर्ट वर्क्स में भी रखता हूँ और स्टडी करता हूँ, तो वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर से मैं पानी का भी थोड़ा, यहाँ पर पानी जो है ब्लू कलर दिखाई देना चालू हो रहा है। इससे पहले जो है वाइट ही दिख रहा था, तो वाइट ही छोड़ दिया मैंने, पूरी शीट ही बैकग्राउंड की छोड़ दी। यहाँ से ब्लू दिखाई देना चालू हो रहा है तो ब्लू लग रहा है। और ब्लू के साथ ये भी कर रहा हूँ कि मैं जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनके आसपास जो वाइट कलर बचा हुआ है उसको भी छोड़ता जा रहा हूँ। और वाइट ही नहीं है वो, तो वहाँ पर दूसरा कलर आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ता जा रहा हूँ, तो वो बात की चीज़ है। तो मैंने कुछ दूर तक ब्लू को लाया, फिर उसके बाद आगे आके ये फिर से लाइट कलर में चेंज हो जा रहा है, तो मैंने वॉश सा दे दिया, वाटर पानी लेके पूरे को मर्ज कर दिया। अब आ गई ये सामने वाले पत्थरों की बारी, तो उस पे भी करना है। और पीछे जो है सबसे जो पानी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है तो उसमें थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा था, तो मैंने वो भी कर दिया। भी कुछ जगह पे डार्क है, कुछ जगह पे लाइट है, कुछ जगह पे ग्रीन भी है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रहा हूँ। और ये कुछ चीज़ें जो मर्जिंग में है वो गीले पे ही कर दो तो बेटर रहता है, और जिसमें स्ट्रोक्स चाहिए वो बाद में आ जाएंगे।
अब आगे वाला पत्थर है, तो इसको भी मैं पहले हल्का सा वॉश जैसा दूंगा, फिर अलग अलग जब लेयर्स आती जाती है ना, हल्की हल्की लेयर्स, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। पत्थर में तो होते ही हैं वो ढेर सारे टेक्सचर्स, अब एक एक टेक्सचर तो आप बना नहीं सकते, और एक ही वॉश में अगर हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो सही में बता रहा हूँ थक जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है जो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इसमें धीरे धीरे से चीज़ें एक्सप्लेन होती जाती हैं अपने आप ही। पहला जो वॉश होता है बहुत ही हल्का होता है, फिर धीरे धीरे उसमें और पैचेस डालते डालते उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स आ जाती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगने लगता है और वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जो भी अभी नए नए वाटर कलर स्टार्ट करे हैं, तो उनको ये तरीका ज़्यादा मेरे को लगता है आसान होगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्के पैचेस के साथ स्टार्ट होता है, हल्के स्ट्रोक्स के साथ, उसके बाद फिर धीरे धीरे डिटेल्स ऐड होती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आप कलर्स एकदम से ऐड करते हो तो चीज़ें ख़त्म सी हो जाती हैं, तो फिर समझ में नहीं आता आगे क्या करें क्या ना करें। इसलिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो तो आप आराम से कर लेंगे, पर अगर ड्राइंग नहीं है सही तो चीज़ें फिर बिगड़ती हैं। और ये एक साइड से करता चला आ रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से हो रहा है। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ दिखाई दे रही हैं बस कलर्स बनाओ, लगाते जाओ। कलर्स का नॉलेज भी बहुत अच्छा पड़ता है इसमें से। ज़्यादातर मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देखे हैं, तो काफ़ी अलग कलर्स यूज़ कर लेते हैं। लाइव में कुछ और कलर होता है और रियल में वो कुछ और कलर बना देते हैं। पता नहीं वो शायद आर्ट वर्क बनाने के लिए करते हैं। स्टडी उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हो जाती है। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप बना सकते हो, टेक्निक नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। वो स्टडी जैसा कुछ भी नहीं रहता उसमें। तो अगर आप स्टडी के रूप में लेते हो तो ये तरीका मेरे को लगता है बहुत ही बढ़िया तरीका है, और आपको बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट वर्क्स चाहिए तो फिर वो तरीका ठीक है। आपको खुद ही चूज़ करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और कोई चीज़ आप क्यों कर रहे हैं।
और हाँ, यहाँ पर ये जो पत्थर रह गए थे, याद होगा आपका, खाली जगह छोड़ी गई थी, वहाँ पर अब मैं थोड़े थोड़े पत्थरों वाले कलर्स रख रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जगहों पर छूटी थी। भी पानी में कई बार ऐसा लगते हैं जैसे कोई जानवर है पानी के अंदर से निकल के आ रहा हो। काफ़ी बढ़िया लगते हैं। उनके नीचे थोड़ी थोड़ी शेडोज होती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें एक बार आप डाल देते हो तो ऑलरेडी वो जो आप बनाना चाह रहे हो वो दिखना चालू हो जाता है। तो कोई भी चीज़ रियल कब लगती है, देखेंगे। सबसे पहले उसका आउटर फॉर्म होता है, फॉर्म में फिर वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के बाद कलर, फिर टेक्सचर, और बस वो चीज़ रियल लगने लगती है। तो वही चीज़ इसमें हम बार बार दोहराते जाते हैं। पहले फॉर्म हम पेंसिल से देते थे, उसके बाद थोड़ी वैल्यूज़ के साथ कलर्स ऐड करते जाते हैं, और फिर बाद में आखिर में आता है टेक्सचर। टेक्सचर कई बार पैचेस से हो जाता है और कई बार एकदम महीन टेक्सचर्स देने पड़ते हैं। तो बस वही टेक्निक है, सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। और वाटर कलर में सबसे ज़रूरी होता है पेशेंस। अगर आप शांति से कहीं पर बैठ सकते हो, प्रॉपर टाइम दे सकते हो, तो बहुत ही आसान है। पर आपको अगर जल्दबाजी है तो सही में बहुत मुश्किल है ये। और अगर आराम से बैठ के पूरा टाइम आपको टेंशन नहीं किसी चीज़ की, तो बहुत ही बढ़िया होता है। और सच बताऊं तो वाटर कलर से ज़्यादा आरामदायक कोई दूसरा मीडियम मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्ट वर्क कंप्लीट भी जल्दी हो जाता है। और क्या कहूँ, सुंदर भी बहुत होता है ये। आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। पानी के साथ यूज़ करना है वैसे यूज़ करो, पैच रखना है तो पैच यूज़ करो। मैं तो ज़्यादातर ऐसे करता हूँ कि अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। कभी फ्लो में रखो, कभी पैच में रखो, कभी डार्क टू लाइट, कभी लाइट टू डार्क, कई बार ब्लैक से भी कर लेता हूँ। शुरुआत में यही सिखाया जाता है कि ब्लैक कलर वाटर कलर में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं ब्लैक पे भी बहुत समय तक काम कर चुका हूँ। उसके भी अपने मज़े हैं। मुझे लगता है पेंटिंग जो कंप्लीट हो के बनती है ना, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितना आप उसको बनाते टाइम एंजॉय कर पाते हो। वो इन्जॉयमेंट जितनी ज़्यादा रहेगी हर एक स्ट्रोक में आपकी, वो पेंटिंग उतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। और अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बस रफ स्ट्रोक्स दे रहे हो, घिस घिस के काम कर रहे हो, तो फिर वो बाद में भले अच्छी लग भी जाए, पर वो आपको खुद को ही वो जो इनर पीस होती है वो चीज़ नहीं दे पाती है। तो आपका ध्यान आपके हर एक स्ट्रोक में होना चाहिए। जितना आप प्यार से स्ट्रोक्स लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा पेंटिंग अपने आप में खूबसूरत होती जाएगी, और आपकी पेंटिंग आपको भी खूबसूरत करती जाएगी। ये तो सबसे अच्छी बात है वाटर कलर की। वाटर कलर की नहीं, आर्ट की। इससे आप अपनी इनर ब्यूटी को बाहर लाते हो।
तो देख रहे हैं मैं धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाते जा रहा हूँ बस, और धीरे धीरे डिटेल्स आती जा रही हैं, और जो पीछे की चीज़ें हैं पीछे पीछे जाती जा रही हैं, और जो आगे की चीज़ें हैं वो आगे आती जा रही हैं। तो बस कोई डरने की ज़रूरत रहती नहीं है, हल्के हल्के स्ट्रोक्स डालते जाओ और पेंटिंग कंप्लीट होती जाती है। अब देखिए ना, जो आगे वाला जो है सबसे आगे में मेरे सामने ही ये जो पत्थर है बड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और ऊपर से इसमें शैडो भी आ रहा है, तो पूरा डार्क डार्क सही दिखाई दे रहा है। उसके साइड में फिर कुछ पत्ते वत्ते भी निकले हुए हैं, तो उनको भी पेंट करना है। तो साथ में ही मैं सोच रहा हूँ कलर कलर के साथ में मिक्स करते जाएं। अलग अलग रखने की अगर कोशिश करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़। सामने के पत्थर हैं, उनमें पत्थर में गड्ढे भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आपने शुरुआत में से स्टार्ट किया होता है, एक ही बार में पेपर डार्क दिखाई देता है, आप एकदम से डार्क लाइन तो बस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें एकदम से दिखाई डेप्थ दिखानी है। तो उस चीज़ को अगर धीरे धीरे किया जाए, अलग अलग वैल्यूज़ डाल के, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और शीट के लिए भी आपके लिए भी। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े टेक्सचर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कलर्स लगाने के बाद मैंने ब्रश से, सूखे ब्रश से थोड़ा सा स्ट्रोक जैसा दे दिया। कुछ जगह कलर लगाने के बाद मैं फिर उसके ऊपर वाटर से कर देता हूँ, तो कुछ चीज़ें मर्ज भी हो जाती हैं। वो घिस घिस के मर्ज करना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है पेपर को दर्द हो रहा होगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये कार्ट्रिज शीट है, तो कार्ट्रिज शीट में तो फिर घिस दोगे तो आपकी शीट ही निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसमें इसमें पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर कहते हैं कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं लग पाती। मैं तो बहुत बहुत देर देर तक काम कर लेता हूँ इसमें, मेरे को दिक्कत नहीं आई अभी तक। बस डल हो जाते हैं ज़रूर, कार्ट्रिज शीट में कलर्स ज़रूर डल हो जाते हैं, पर मुझे इसी तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। मैंने अभी तक दूसरी शीट यूज़ नहीं करी है एक आध बार, पर
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आगे करूँगा ज़रूर, करना ही पड़ेगा। पर वाटर कलर मेरे को कार्ट्रिज में बहुत ही अच्छी लगी। इसमें जैसे चाहो आप इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। एक और मैंने थोड़ी थिक टाइप की वाटर कलर शीट खरीदी थी, इसमें यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप कलर्स तो मतलब लगा लो, रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी बन जाती हैं। पर उसमें ऐसा रहता है कि कलर अपने से कुछ नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं आते। मतलब वाटर कलर में जो वाटर के साथ मिक्स करने पे जो इफेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ उसमें आ ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया उस पे करना। मतलब इसमें जो है थोड़ा रिस्क रहता है, इस शीट में थोड़ा रिस्क रहता है कि हो सकता है कि आपका कलर फैल जाए, या फिर थोड़ा सा डर रहता है। पर उस वाली शीट में नहीं रहता। तो सीखने के लिए तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट कार्ट्रिज शीट ही होती है, अगर आप सीख रहे हो तो। नहीं तो अगर शीट आपकी अच्छी है तो आप बहुत तरह से, मतलब एकदम घिस घिस के भी आप यूज़ करोगे तो भी पेंटिंग अच्छी बन जानी है। तो उससे आपके हाथ में जो कंट्रोल होना चाहिए वो चीज़ नहीं आ पाती। लेकिन अगर आप कार्ट्रिज से कर रहे हो तो आप किसी भी शीट पे बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इस शीट को बहुत संभाल के चलना पड़ता है। अगर आपने कहीं पर पानी लगाया है और तुरंत और उसमें घिसना चालू कर दिया तो आपकी शीट उखड़ जाएगी। पर आप देख सकते हैं ये शीट कहीं पर से भी कैसे भी नहीं उखड़ी हुई है, ये बहुत ही आराम से हो रही है, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम भी मिल रहा है उसको सूखने का, और ब्रश इतनी हार्ड चला भी नहीं रहा हूँ मैं। शुरुआत में दिक्कत आती थी, पर अब धीरे धीरे मैनेज होना चालू हो गया। ये लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुआ था वाटर कलर का सबसे ज़्यादा, और अब ये फेवरेट बन चुका है। वाटर कलर में काफ़ी सारे खुद के आर्ट वर्क्स भी किए, तो काफ़ी कुछ और भी क्लियर होता गया। तो बहुत ही सिंपल लगता है। अब इसी के साथ कुछ स्ट्रोक्स देने थे सामने में, कुछ पौधे वगैरह भी हैं, और सूखी हुई लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ पौधे ही पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो वो भी काफ़ी रफ स्ट्रोक्स हैं उसके। तो वही चीज़ देने की कोशिश है। वो काफ़ी रैंडम तरीके से ब्रश चला दो तो वो आ जाता है, पर कलर्स जो होते हैं वो सूखे होने चाहिए उसके लिए। अगर कलर गीला है तो फिर वो वैसा रफ स्ट्रोक नहीं मिल पाएगा आपको।
लास्ट में बस कुछ फाइनल टचेस जो बचे थे वो मैंने दे दिया। और कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ पर मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया था, मुझे लगा था कंप्लीट है, पर डार्कनेस की कमी लग रही थी तो वो भी मैंने कर दिया। इसके बाद मुझे दिखाई दिया कि यार पीछे एक टावर है, मुझे वो भी पेंट करना था। तो मैंने बस थोड़ा लाइट कलर उठाया ज़्यादा पानी के साथ और हल्की सी लाइंस दे दी, तो वो टावर का बस फील आ गया। और यहीं से बस ये लास्ट ही था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है हमारी पेंटिंग। और तो देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंटिंग कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। और बाय।